सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ी आग बुझाने में जुटी रही। मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में आग की घटना का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। लखनऊ के CFO भी मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें, जहां पर झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई है और लपटों का तांडव यहां देखा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभमणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, क्या अपडेट है? देखिए, अभी इस वक्त दमकल की 11 गाड़ियां मौजूद हैं जो आग को काबू में कर रही हैं। बाकी गाड़ियां फिर से पानी लेने के लिए निकल गई हैं और CFO लखनऊ मौके पर मौजूद हैं। DG फायर सर्विस भी सुजीत पांडे भी कुछ ही क्षणों में मौके पर पहुंच रहे हैं। CFO बाराबंकी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। CM योगी ने बहुत ही गंभीरता के साथ आग को काबू करने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दे दिए हैं। विकास नगर टेरीपुलिया के पास ये इलाका है, जहां करीब 100 के करीब ये झुग्गी झोपड़ियां होंगी। शाम को अचानक इनमें आग लगी है। चूंकि ये सारे अस्थायी निवास हैं, तो तुरंत ही आग पूरी झुग्गी झोपड़ियों में फैल गई है। झुग्गी झोपड़ियों में जिनके घरों में सिलेंडर रखे हुए थे, कुछ सिलेंडर ब्लास्ट भी हुए हैं, जिसके चलते फायर ब्रिगेड को अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में थोड़ी दिक्कत भी हुई है। हालांकि अभी CFO ने जो अपडेट दिया है उसके मुताबिक आग को कंटेन कर लिया गया है। झुग्गी झोपड़ियों से जो लगे हुए इलाके हैं उसमें फैलने से रोक लिया गया है और उनका ऐसा दावा है कि कुछ ही देर में वो आग को काबू में कर लेंगे। कितना नुकसान हुआ है, कोई जनहानि हुई है या नहीं है, उन्होंने फिलहाल इस मामले में कुछ बताने से अभी इनकार किया है। ये जानकारी उनके पास नहीं है। कुछ देर में तस्वीर और साफ हो पाएगी। ऋषभमणि, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको देखकर लग रहा है कि काफी ज्यादा ये आग लगी हुई है, धुएं के गुबार दिखाई दे रहे हैं। क्या जानकारी मिल पाई है कि ये कितना एरिया है जो आग की चपेट में आ गया है? झुग्गी झोपड़ियां होने का दावा किया जा रहा है, तो कितने घरों को नुकसान पहुंचा है? कितनी झुग्गी झोपड़ियां वहां पर मौजूद थी जिसमें आग लगी है? देखिए, 100 के करीब झुग्गी झोपड़ियां होंगी, तो ये मान के चलिए कम से कम 100 परिवार उसमें रह रहे होंगे। हालांकि फायर ब्रिगेड के लोगों का कहना है कि आमतौर पे चूंकि ये दिन का समय है, शाम का समय है, तो ज्यादातर लोग अपने काम पर गए होते हैं, तो इसलिए उनका जो लॉजिक है वो कि जनहानि की आशंका कम ही है। लेकिन ये मान के चलिए इसके बावजूद भी अगर सारी झुग्गी झोपड़ियों को मिला लें, कम से कम 50 लोग अंदर जरूर रहे होंगे। हालांकि जैसे ही आग भड़की है, सब लोग निकल के सड़क पर आ गए हैं, पास के रिहायशी इलाके में आ गए हैं और अभी भी ये बात कंफर्म नहीं हो पा रही है कि कुछ लोग अंदर फंसे हैं या नहीं। चूंकि अचानक ही जाम जैसी स्थिति हो गई है, तमाम लोग और मीडिया के लोग भी वहां पहुंचने लगे हैं, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी पहुंचने में। लेकिन CFO ने अभी अपडेट जो दी है उसके मुताबिक 10 गाड़ियां वहां मौके पर मौजूद हैं और आग को कंटेन कर लिया गया है। झुग्गी झोपड़ियों का सटा हुआ जो रिहायशी इलाका है वहां तक आग को फैलने नहीं दिया गया है। उनका ये कहना है कुछ देर में तस्वीर और साफ हो पाएगी। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत ही भीषण आग लगी हुई थी और जो धुएं का गुबार है वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से ही देखने को मिल रहा था। तमाम ऐसे विजुअल्स भी आए हैं जो राहगीरों ने सोशल मीडिया पर भी अपलोड किए हैं। 1-2 किलोमीटर दूर से ही उसको देखा जा सकता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो स्थिति सामान्य होती है। ठीक है ऋषभमणि, आप हालात पर नजर बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रामपुर में गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई है, जिसमें 25 किसानों के 250 बीघा खेत में गेहूं जलकर राख हो गया है। किसानों ने खुद आग पर कंट्रोल किया है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इस घटना में लाखों रुपए का गेहूं जलकर राख हो गया है। थाना अजीम नगर इलाके की घटना है। सीतापुर में बुलेट में भीषण आग लग गई है। यहां पर बुलेट आग का गोला बन गई। आग लगने से रोड पर अफरा तफरी मच गई है। राहगीरों ने काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र की यह घटना है। तो आग की 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां पर झोपड़ियों में आग लगी है। दूसरी तस्वीर रामपुर की है, जहां पर खेतों में आग लगी, और तीसरी तस्वीर है सीतापुर की, जहां पर बाइक में आग लगी थी।
गाजियाबाद पुलिस ने 10 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करके महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने खुद को कुख्यात सुंदर भाटी गैंग का सदस्य बताकर व्यापारी से रकम मांगी और परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। स्वाट टीम और अपराध शाखा ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर वेब सिटी क्षेत्र से तीनों को दबोच लिया है। पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी रविंद्र और उसकी साथी सविता ने मिलकर साजिश रची थी, जिसमें तुषार नाम का युवक भी शामिल था। पुलिस जांच में फिलहाल सुंदर भाटी गैंग से सीधा संबंध नहीं मिला है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। छोटे बच्चे होने का एक व्यक्ति के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उसको किसी व्यक्ति के द्वारा 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है और ये पैसा न देने पर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। स्वाट टीम क्राइम ब्रांच ने इस पे आगे काम किया है और आज इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम रविंद्र, तुषार और सविता है। ये पहले से जो अर्पित जो वादी है उसके परिचित थे, उसके साथ बिजनेस के कामों में लगे हुए थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का ये काम करते थे, जिसमें कमीशन बेस्ड इनकी जो फाइनेंशियल टर्म्स थे वो भी इनके आपस के जुड़े हुए थे और इनको वास्तविक वित्तीय स्थितियों की जानकारी थी और इसी जानकारी का फायदा उठाते हुए इन्होंने रंगदारी मांगी थी और इस रंगदारी को मांगने में इन्होंने सुंदर भाटी गैंग के नाम का प्रयोग किया था, जबकि वास्तविकता में इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। महराजगंज पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों के गैंग का पर्दाफाश कर दिया है और बिहार के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 318 मोबाइल, 110 मदरबोर्ड और 5 बाइक, नकदी और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। गैंग का मुख्य आरोपी मुन्ना फरार है, जिसकी तलाश जारी है। आरोपी घर घर जाकर कंबल, बर्तन के बदले पुराने मोबाइल लेते थे और उनके IMEI का इस्तेमाल साइबर अपराध में करते थे। बरामद मोबाइल की कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। अब पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। इन फोन की कीमत लगभग 80 लाख के आसपास की है और ये टोटल 5 लोग हैं। ये 5 लोग मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। इनके मास्टरमाइंड गैंग लीडर का नाम मुन्ना सिंह है और लगभग 10 दिन पहले ये लोग महाराजगंज क्षेत्र में रहने आए थे। ये एक कठोर कार्रवाई है और इन 318 फ़ोन और 110 मदरबोर्ड से भविष्य में बहुत सारे साइबर अपराध कारित हो सकते थे और ये एक अच्छी प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई है, जिससे जो साइबर अपराध की रोकथाम भी की जाए। सुल्तानपुर में पुलिस और STF लखनऊ की संयुक्त टीम ने नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान में लगभग 15 क्विंटल 20 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। अब पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक संदिग्ध ट्रक को घेराबंदी करके रोका और उसकी तलाशी ली है, जिसके बाद में भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद हुआ। ये गांजा ओडिशा से लाया जा रहा था और इसे लखनऊ में किसी अन्य व्यक्ति को सप्लाई किया जाना था। और इन लोग के कब्जे से अवैध गांजा 15 कुंटल 20 किलोग्राम बरामद किया गया है, जो कि लगभग 50 बोरियों में था। और साथ में जो घटना में प्रयुक्त जो परिवहन के लिए जो वाहन इस्तेमाल किया गया था वो 14 टायरा ट्रक है। इसका संख्या है UP 12 BT 8181 और इनके साथ 2 अदद मोबाइल फ़ोन और 4150 रुपये बरामद किए गए हैं। और फर्द के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 70/26 धारा 8/20/29/60 NDPS एक्ट पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर के चोरमा गांव में एक महिला और उसके परिवार पर पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने का विरोध करने पर हमला किया गया। पीड़ित महिला ने दबंगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए SP को शिकायत पत्र सौंपा। महिला ने जान माल की सुरक्षा और साथ ही उचित कार्रवाई की मांग की है। चोरमा गांव के रहने वाली पीड़िता उरेहा ने बताया कि उनके नाम दर्ज बेनामाशुदा जमीन पर गांव के कुछ लोग जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। जब उरेहा और उनके परिवार ने इस प्रयास का विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर ईंट, पत्थरों और डंडों से हमला कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि स्थानीय थाने में शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। खितौनी का मामला है। तो क्या हुआ है तुम्हारे? वो झगड़ा कर रहे हैं ठाकुर लोग सब। और क्या मामला है? बताओ, पूरा मामला बताओ क्या? ये सब लोग मिलके पूरा परिवार मार रहे थे ठेला गुम्मा से। यहाँ कितनी देर से बैठे हो कप्तान साहब के यहाँ? यहाँ बहुत देर से बैठे हैं, 2-3 घंटे हो गए। कप्तान साहब मिली नहीं, एक बार गए वहाँ से भगा दिए, भाग गया यहाँ।
बुलंदशहर में खुशी का माहौल हिंसा में बदल गया। मामला गांव काजमपुर देवली का है, जहां पर दो भाइयों के वलीमा कार्यक्रम के दौरान जमकर बवाल हो गया। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर बैठी महिलाओं की कुछ युवकों द्वारा फोटो खींचे जाने का आरोप लगा है। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। महिलाओं के परिजनों और साथ ही गाँव के युवकों के बीच में पहले कहासुनी हुई थी। देखते ही देखते लात, घूंसे और लाठी डंडे चलने लगे और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। हापुड़ में जिस शहद को जब्त किया गया था वो मिलावटी निकला है। 6 जनवरी को हुई छापेमारी में 15 क्विंटल मिलावटी शहद पकड़ा गया था। जब्त शहद की लैब जांच रिपोर्ट में शहद के अंदर राइस सिरप की मिलावट पाई गई है, जो मानव शरीर के लिए काफी हानिकारक है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नवीन मंडी में छापेमारी करके ट्रांसपोर्टर के यहां से प्लास्टिक के केन में भारी मात्रा में शहद बरामद किया था, जिसे आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई किया जाना था। कार्रवाई के दौरान विभाग ने मौके पर ही शहद को सील करके नमूने जांच के लिए लैब भेज दिए। लैब रिपोर्ट आने के बाद में पता चला कि शहद पूरी तरह से मिलावटी है और इसमें राइस सिरप की मिलावट की गई है। इसे खाने में शरीर में शुगर लेवल बढ़ता है, इम्यूनिटी कम होती है और कई तरह की समस्या पैदा हो सकती है। जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने अब आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सांप काटने से एक युवक की मौत हो गई है। 11 बार सांप के काटने के बाद में युवक इलाज से बार बार ठीक हो रहा था, लेकिन 12वीं बार जब उसे सांप ने काटा तो वह बच नहीं पाया, उसकी मौत हो गई है। मंगलवार की रात को जब सांप ने युवक को काटा तो परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए और इमरजेंसी में भर्ती कर उसका इलाज शुरू किया। देर रात को परिजनों ने बिना डॉक्टर को सूचना दिए अस्पताल से निकाल कर उससे झाड़ फूंक कराने के लिए ले गए। जब इमरजेंसी के डॉक्टरों को इसकी जानकारी मिली तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। जिला अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी और काफी देर तक जब भोर में परिजन उसे फिर से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तो उसकी मौत हो चुकी थी। रात में वो बिना सूचना के वो हमारी इमरजेंसी वार्ड से चला गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो ये हुआ कि मतलब जैसा तो मतलब ये हुआ, देखा उखा गया कि बेड पे नहीं था। लोगों ने बताया कि वो यहाँ से चला गया। फिर अचानक जो है 3 बजे के आसपास रात में फिर वो जो है ब्रॉड डेड हमारे इमरजेंसी में फिर वापस आया। प्रयागराज नगर निगम की तरफ से प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत अभ्युदय समग्र आदर्श विद्यालय बनाए जा रहे हैं। ये स्कूल प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। इन स्कूलों में बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, साइंस लैब और साथ ही कंप्यूटर लैब के साथ ही लाइब्रेरी भी तैयार हो रही है। प्रयागराज में कंपोजिट स्कूल का भी स्मार्ट सिटी के तहत 3 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से कायाकल्प किया गया। मेयर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी और बीएसए ने इसके नवनिर्मित स्कूल भवन का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि प्रयागराज में नगर क्षेत्र में 60 प्राइमरी स्कूलों में से अब तक 36 स्कूलों को स्मार्ट सिटी के अभ्युदय योजना के तहत कायाकल्प किया जा चुका है। हमारे आदरणीय बेसिक शिक्षा अधिकारी क्षेत्र के पार्षद श्री रितेश नोएडा पुलिस का उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन जारी है। अलग अलग थानों में 12 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है। 700 से ज्यादा आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। सैकड़ों सीसीटीवी पुलिस ने जब्त किए हैं। नकाबपोशों की तलाश में दबिश जारी है। षड्यंत्रकारियों से पुलिस की पूछताछ की जा रही है और साथ ही जांच में पुलिस को कई अहम सबूत भी मिले हैं। पेट्रोल से भरी बोतल लेकर पहुंचे थे षड्यंत्रकारी। मुख्य साजिशकर्ता का जल्द पर्दाफाश होगा। नोएडा हिंसा पर एक्शन को लेकर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंसक प्रदर्शन में शामिल थे, कुछ ऐसे लोग हैं जो श्रमिकों को हिंसा के लिए भड़का रहे थे। मामले की जांच की जा रही है।
इसमें 10 एफआईआर की जा चुकी है और 10 एफआईआर में जो एग्जैक्ट संख्या है वो हम शाम तक दे देंगे। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो दंगे में जो 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुआ था उस हिंसक प्रदर्शन में शामिल थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग अलग ग्रुपों में लेबर्स को लगातार वायलेंस के लिए इंस्टिगेट कर रहे थे, ऐसे इंस्टिगेटर्स शामिल हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पूरी साजिश के पीछे के ग्रुप के मेंबर्स रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं। वो अब हम कॉन्स्पिरेसी कैसी है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस लेबर अनरेस्ट नहीं था, ये बहुत अच्छे से कॉन्स्पिरेसी रच के, षड्यंत्र रच के लेबर को उकसाते हुए सड़कों पर लाया गया था। तो इसका पूरा जो है अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नोएडा हिंसा में बड़ा खुलासा हुआ है। आरजेडी की 2 महिला नेताओं पर अफवाह फैलाने का आरोप है। प्रियंका भारती और कंचन यादव पर केस दर्ज किया गया। दोनों पर हिंसा का फर्जी वीडियो पोस्ट करने का भी आरोप है। तो वहीं नोएडा में बवाल के बाद में अब हालात काबू में हैं। जगह जगह पर इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। कर्मचारियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नोएडा में बवाल के बाद अब हालात काबू में हैं। जगह जगह पुलिस इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एडीएम के नेतृत्व में 4 टीमों ने 4 किलोमीटर की फुट पेट्रोलिंग की। कर्मचारियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नोएडा हिंसा में आरजेडी के 2 नेताओं पर अफवाह फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। प्रियंका भारती और कंचन यादव पर सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप है। नोएडा में फैक्ट्रियों के बाहर सैलरी डिटेल्स की कॉपी लगाई गई है। यूपी सरकार ने श्रमिकों के लिए नया सैलरी स्ट्रक्चर बनाया है। धीरे धीरे कर्मचारी काम पर लौट रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में डीएम की अध्यक्षता में औद्योगिक इकाइयों की आउटसोर्सिंग एजेंसियों और संविदाकारों के साथ बैठक हुई। डीएम मेधा रूपम ने सैलरी बढ़ाने के लिए जहां सीएम योगी का आभार जताया, वहीं आउटसोर्सिंग एजेंसियों को नियम कायदे पालन करने का कड़ा संदेश दिया है। अगर उनके द्वारा किसी भी उनके एम्प्लॉय या श्रमिक द्वारा कोई भी उपद्रवी व्यवहार किया जाता है या वायलेंस किया जाता है, उसके लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी। उनका लाइसेंस टर्मिनेट किया जाएगा और उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। नोएडा बवाल के बाद आगरा में साजिश नाकाम की गई। अमित चौधरी को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर आगरा में मजदूरों को भड़काने और रुकसाने का आरोप है। एलआईयू और पुलिस की सतर्कता से साजिश नाकाम हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। गोरखपुर में एमपीआईटी टाटा समूह के सहयोग से संचालित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का सीएम योगी ने उद्घाटन किया है। टीसीएस और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के साथ में सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और अनुरोध करूंगी श्री राजेश मोहन। उत्तर प्रदेश ये केवल उत्तर प्रदेश नहीं है, अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है और ये अनलिमिटेड पोटेंशियल के इस प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ने में टेक्नोलॉजी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आज उसी का उपयोग करने, उसके अनुरूप वातावरण बनाने का परिणाम क्या है? भारत के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें 55% उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं वर्तमान में, यानी इतनी बड़ी संख्या में वहां रोजगार मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट 55 से 60% आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में बन रहा है। एमएसएमई 96 लाख से अधिक एमएसएमई आज के दिन पे यूपी के पास है और उत्तर प्रदेश के पास वर्तमान में हम लोगों ने 32,000 से अधिक बड़े कारखाने वर्तमान में आज उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं।
गोरखपुर में AI अवेयरनेस फॉर ऑल ट्रेनिंग का बड़ा रिकॉर्ड बना है, विश्व रिकॉर्ड बन गया है। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए 7,64,187 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और 60 दिवसीय AI अवेयरनेस फॉर ऑल ट्रेनिंग वर्कशॉप का शुभारंभ हुआ है। गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने प्रमाण पत्र दिया है। गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने CM योगी आदित्यनाथ को सर्टिफिकेट दिया। MPIP ने PCS और साथ ही अन्य संस्थानों के सहयोग से इस प्रोग्राम को शुरू किया है। उत्तरीय और स्मृति चिन्ह के माध्यम से। और चलिए एक बार फिर से आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर आग वाली जगह पर न्यूज़ 18 पहुंच चुका है। लखनऊ की एक खबर है। क्या आपके राजधानी के अस्पताल बिल्कुल तैयार हैं इस वक्त? पूरी तरह से सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है। PGI, KGMC, लोहिया और सभी हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, बलरामपुर है, सिविल है, लोकबंधु है, सभी को हमने अलर्ट मोड पर रखा है। अभी तक कोई कैजुअलिटी की कोई जानकारी? अभी कैजुअलिटी की जानकारी नहीं मिली है। हम विस्तृत जानकारी अभी आपको देंगे। हम पूरी घटना का स्वयं देख रहे हैं और सभी ऑफिसर्स को हमने मौके पर ही कॉल किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौके पर उपस्थित है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, जिनका ये कहना है उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों को और राजधानी लखनऊ के सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। खुद जो CMO हैं उनको भी मौके पर बुला लिया गया है और राहत एवं बचाव कार्य यहाँ पर जारी है। सारे अस्पतालों से कहा गया है कि अपने बर्न यूनिट को और उनके जितने भी इमरजेंसी हैं उन सब को बिल्कुल अलर्ट मोड पर रखा जाए। और आप देखिए, करीब 100 के करीब यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ होंगी जो पूरी तरह से जल के राख हो गई हैं। जो उनके घरेलू सामान हैं, चाहे वो कूलर हो, बड़े बक्से हों, बड़ी अलमारियां हों, वो सब आप देख सकते हैं अब इस वक्त यहाँ पर राख में तब्दील हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, ब्रजेश पाठक। वो भी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के DG फायर सर्विस सुजीत पांडे मौके पर हैं। लखनऊ के CFO अंकुश मित्तल मौके पर हैं। उन्होंने आग को कंटेन कर लिया है। जो आसपास का रिहायशी इलाका है, फिलहाल ये आग उस रिहायशी इलाके तक नहीं जा रही है, लेकिन झुग्गी झोपड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी हैं। ऋषभ मणि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि, डिप्टी CM से आपकी बात हुई, तस्वीरें जो अब सामने आई हैं उसमें देखा जा रहा है कि आग पर लगभग कंट्रोल कर लिया गया है। फिलहाल मौके पर आप क्या स्थिति देख रहे हैं? क्या कुछ आंकड़ा अभी तक स्पष्ट हो पाया है कि कितने लोग वहां पर फंसे थे? क्योंकि हॉस्पिटल की यहां पर बात हो रही थी, तो क्या कुछ लोगों के घायल होने की, झुलसने की भी जानकारी है? देखिए, खुद डिप्टी CM ब्रजेश पाठक चूंकि चिकित्सा मंत्री भी हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, लिहाजा उनकी भी जिम्मेदारी बन जाती है और वो खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने हमसे बातचीत में ये बात कही है कि CMO भी यहाँ पर मौके पर हैं और यहाँ राजधानी में जितने भी अस्पताल हैं उन सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। सबकी इमरजेंसीज को दुरुस्त करने को कहा गया है। 1 दर्जन एम्बुलेंस यहाँ मौके पर भेजी गई हैं और फायर ब्रिगेड की भी करीब 15 गाड़ियाँ यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। हालांकि अभी भी कोई ये आंकड़ा बताने को तैयार नहीं है कि कितने घायल हैं, कोई कैजुअलिटी हुई है या नहीं। अभी तक सब यही कह रहे हैं कि पहले आग को नियंत्रण में करना उनकी प्राथमिकता। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा ये दिखा भी दें, आसपास का जो रिहायशी इलाका है वहां तक आग ना पहुंचे, इतना काम तो कम से कम फायर ब्रिगेड ने कर दिया है। आग को कंटेन कर लिया गया है, लेकिन ये झुग्गी झोपड़ी जो पूरी बस्ती थी ये पूरी तरह से जल के राख हो चुकी है। जो उनके घरेलू सामान है उनको देखा जा सकता है। किसी इतने बड़े एरिया में 100 झोपड़ियों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, इसको फैलने में काफी वक्त लगा होगा। जो लोग मौके पर मौजूद हैं, क्या उनकी तरफ से कोई जानकारी या उन्होंने कुछ बताया कि कैसे ये आग इतना ज्यादा फैल गई? पुलिस कमिश्नर हमारे साथ मौके पे है। सर, आपको कुछ जानकारी मिली, अभी क्या स्थिति है? वर्तमान में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ थीं वो जल गई हैं और हम लोगों की फायर की जितनी गाड़ियाँ थी हम लोगों ने लगा रखी है और फायर वर्तमान में कंटेंट है। आगे बढ़ने से उसको रोका जा रहा है। जितने भी रिहायशी मकान अगल बगल में हैं, हम लोगों की पूरी कोशिश है कि वहाँ न बढ़े। तो इस समय पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि आगे आने वाले 10-15 मिनट में ये हमारी तरह नियंत्रण में आ जाएगा। सर, क्या कोई गंभीर रूप से घायल या कोई कैजुअलिटी के? उसका आकलन हम लोग कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियां, एम्बुलेंस वगैरह? हाँ, फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियाँ आ चुकी हैं। हमारे एम्बुलेंस की भी यहाँ पे लगी हुई है और SDRF भी यहाँ पे डिप्लॉयड है और NDRF को भी बुलाया गया है और यहाँ पे जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के समस्त अधिकारीगण यहाँ पे मुस्तैद हैं और यहाँ पे राहत एवं बचाव कार्य वर्तमान में जारी है। कोई सर वजह पता चली? ऋषभ मणि, आप पूरे मामले को लेकर नजर बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।